नमस्कार, डिबेट के नंबर 1 शो ताल ठोके में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुराग मुस्कान। देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के 11 साल पूरे हो चुके हैं। इन 11 वर्षों में भारत कितना बदला, भारत ने कौन कौन सी उपलब्धियां हासिल की और आर्थिक क्षेत्र में भारत कितना सशक्त हुआ है, आज हम इन्हीं तमाम सवालों के इर्द गिर्द अपनी बहस को रखेंगे। क्योंकि सड़कों के नेटवर्क की बात हो, आर्थिक क्षेत्र में भारत दुनिया के चौथे पायदान पर पहुंचने की बात हो, या फिर रक्षा के क्षेत्र में भारत के निर्यातक बन जाने की बात हो, इस पर विपक्ष जमकर निशाना साधता रहा है और अब भी साध रहा है। विपक्ष का साफ कहना है कि 11 साल में कुछ नहीं हुआ। बेरोजगारी चरम पर है, महंगाई भी आसमान पर पहुंच चुकी है, औरतों और नोटबंदी से देश को भारी नुकसान उठाना पड़ा। लेकिन हकीकत क्या है? क्या वाकई में जो विपक्ष कह रहा है वो सही है, या फिर जो सरकार की ओर से दावे किए जा रहे हैं वो सही है? क्योंकि अब हाईवे का ऐसा नेटवर्क तैयार हो चुका है कि आप पूरे देश में कोने से दूसरे कोने अगर सड़क के रास्ते सफर करना चाहते हैं तो बड़ी आसानी से कर सकते हैं। जहां तक अर्थव्यवस्था का सवाल है तो अगले 2 से 3 साल के भीतर ही हिंदुस्तान तीसरी या फिर दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्था वाला मुल्क बनने वाला है। लेकिन विपक्ष इन तमाम उपलब्धियों को दरकिनार क्यों कर रहा है, आंकड़ों को खारिज क्यों कर रहा है? लिहाजा आज की बहस बड़ी जोरदार रहने वाली है। आज इसी अहम मुद्दे पर ताल ठोक कर करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिपोर्ट देखते हैं। दामोदर दास मोदी। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं बड़े गर्व के साथ ये कह सकता हूँ कि पिछले 11 साल में मोदी जी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार ने भारत की राजनीति की संस्कृति को बदलकर न्यू नॉर्मल, न्यू ऑर्डर को स्थापित किया। शासन अब तुष्टीकरण के आधार पर नहीं बल्कि प्रत्येक नागरिक की संतुष्टीकरण के आधार पर अपनी कार्य योजना को आगे बढ़ाएगा। पिछले 11 वर्षों के अंदर नए भारत ने यह दृश्य देखा है। कि हमारी इकॉनमी 10th से छलांग लगा करके 5th पर पहुंच गई और अब जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का जो अब नया डेटा आ रहा है वो हमको चौथे स्थान पर ला रहा है। 11 साल जुमले बेमिसाल, हालत खस्ताहाल, ये असलियत है। विकसित भारत का ये अमृत काल और ये 10 साल 11 साल ने विकसित भारत का बेस बनाया। की सरकार के 11 साल और उत्तर प्रदेश की सरकार के लगभग 9 साल, इन दोनों को जोड़ दें तो 20 साल का लेखा जोखा सरकार को देना पड़ेगा जनता के बीच में क्या किया है। मोदी जी के नेतृत्व की सरकार के 11 वर्ष का कालखंड ऐसे समय में पूरा हो रहा है जब पूरी दुनिया ने भारत की सैन्य शक्ति की पाकिस्तान में टेस्टेड और दुनिया के द्वारा ट्रस्टेड उस ताकत को देखा है जो अभी ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से हम सबको देखने को मिला है। हर तरफ चलिए, मैंने कहा ना बड़ी जोरदार रहने वाली है आज की ये डिबेट ताल ठोके की। ऐसे ही जोरदार मेहमान भी हमारे साथ आज डिबेट का हिस्सा हैं। जफर इस्लाम हमारे साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। कांग्रेस के प्रवक्ता दीपक झा यहाँ मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। आम आदमी पार्टी से प्रवक्ता ऋतुराज झा हमारे साथ आज इस डिबेट का हिस्सा होंगे। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता प्रदीप भाटिया स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं। मलूक नागर होंगे हमारे साथ, महासचिव हैं आरएलडी के। इसके अलावा नवोदय टाइम्स के एडिटर अकुश श्रीवास्तव यहाँ स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं। सबसे पहला सवाल प्रदीप भाटी जी आप ही से पूछ लेता हूं, क्योंकि ये जो रिपोर्ट हमने दर्शकों को दिखाई है इसमें अखिलेश यादव ने जो कुछ कहा वो बड़ा इंटरेस्टिंग लगा मुझे कि 11 साल मोदी जी के और 9 साल यहाँ की सरकार के, उत्तर प्रदेश की सरकार के जोड़ लें तो बताया जाए कि 20 साल बीजेपी की सरकार में देश को क्या मिला। सवाल ये कि शिकायत क्या है, क्या नहीं मिला। जो घोषणा पत्र में सरकार वादे
करती है, वो वादे जब पूरे होते हैं तो वही उपलब्धियां होती हैं सरकार की, और जाहिर सी बात है उनका क्रेडिट भी सरकार को जाता है। वो कौन से वादे हैं आपको लगता है जो पूरे नहीं हुए? देखिए, आज मैं जनता का प्रतिनिधि हूं और वैसे भी एक निष्पक्ष एंकर को जनता का ही प्रतिनिधि बनकर के डिबेट करनी चाहिए। धन्यवाद आपका अनुराग जी, और सभी को नमस्कार। सबसे पहले तो 11 साल की शुरुआत से ही कर लेते हैं। अच्छे दिन, शायद वो भूले बिसरे गीत हो गया जिससे भारतीय जनता पार्टी अपने ख्वाबों में भी नहीं गुनगुनाना चाहती है। शायद डरावना गीत हो गया, डरावना ख्वाब हो जाएगा। आपने, मैं ये नहीं पूछूंगा, आपने अच्छे दिन का जो वादा किया था, किस तरह से आपने काला धन 100 दिन में लाना था, किस तरह से आपको 100 स्मार्ट सिटी बनानी थी, आदर्श गांव बनाने थे, ये सब बीती बातें होगी और सबको पता है कि कितना क्या हुआ है इन 11 साल के अंदर। लेकिन मैं विकास का पैमाना जरूर वहां से नापना शुरू करूंगा कि वो गोद लिए हुए गांव, जो माननीय प्रधानमंत्री जी एक सांसद भी हैं, उन गोद लिए गांव की हालत क्या है। क्या वो क्यूटो जैसी सिटी बन गए? आपने भी सुना होगा क्यूटो, वो क्यूटो जैसी सिटी बन गए। उसकी बद से बद सा हालत जो है और जिस तरह का विकास हो रहा है, ये इकोनॉमिक्स टाइम्स और दूसरे न्यूज़पेपर उसकी पोल खोलते हैं। ये विकास का असली इनका जो चल रहा है विकास, उसकी पोल खोलते हैं। दूसरी बात, अगर ये पूछी जाए भारतीय जनता पार्टी से कि 80 करोड़ लोग आज फ्री राशन पे जिंदा हैं, किस तरह से आपने उनको 2 वक्त की रोटी के लिए मोहताज कर दिया, क्या यही विकास का आपका मॉडल है? क्या किस तरह से आपने जो बातें की, झूठे वादे किए, जुमले दिए कि 35 रुपए का पेट्रोल और 35 रुपए का डॉलर रुपए के कंपैरिजन में होगा, क्या वो सब बातों पे, वादा खिलाफी पे बात नहीं होगी? क्या ये बात नहीं होगी कि इकोनॉमी, आप बात कर रहे हैं कि हमारी चौथी लार्जेस्ट इकोनॉमी हो चुकी है, मान लिया हमने चौथी लार्जेस्ट इकोनॉमी हो गई है, पर आम आदमी को, आम जनता को उससे क्या फायदा मिला? क्या आम जनता, आम आदमी की आय में कोई बढ़ोतरी हुई? आम आदमी की आय 100, हम अगर पूरे वर्ल्ड रैंकिंग में देखें तो 141वें स्टैंड पर खड़ा है। क्या फायदा उस 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी का, जो इकोनॉमी 141वें, जिस प्रति व्यक्ति आय में हम 141वें नंबर पर खड़े हैं? इसका मतलब तो यही है कि भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ अपने मित्रों के लिए सरकार चलाई, आम आदमी को तो कुछ नहीं मिला। और हम चाहे 2 बन जाए या 3 बन जाए, जैसे आपने इंट्रोडक्शन में कहा भी, बड़ी अच्छी बात है हम बन जाए, लेकिन उससे आम आदमी के जीवन में, उनकी मूलभूत सुविधाओं में क्या फायदा मिला? आपने इंट्रोडक्शन में कहा हाईवेज की बात करी, आम आदमी के लिए हाईवे क्या वो 2013 और 14 में? अरे कमाल कर रहे हैं भाटी जी, आम आदमी के जीवन में राशन पानी इन्हीं सड़कों से आता है। मैं वही बता रहा हूं आपको, उस आम आदमी को जहां पे 2013-14 में पर किलोमीटर की जो कॉस्ट आती थी, एक ट्रेवल कॉस्ट आती थी, वो 40 पैसे थी, आज वो 2.5 रुपए हो चुकी है। आप 250 करोड़ रुपए में 1 किलोमीटर बना रहे हैं, इस तरह का हाईवे आप बना रहे हैं। आप पैसा पीपीपी मॉडल पे सिर्फ देश पे कर्जा में डुबो रहे हैं, आप देश को प्रगति के विकास में नहीं ले रहे हैं, आप कर्ज पे देश को डुबो रहे हैं। क्योंकि 55 लाख करोड़ से 200 लाख करोड़ अगर पहुंचाया तो वो तो माननीय प्रधानमंत्री जी, मोदी जी की सरकार ने ये मुकाम हासिल करा। प्रदीप भाटी जी बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन आप एक पक्ष के आंकड़े बता रहे हैं, दूसरा पक्ष आप ये नहीं बता रहे कि आदमी की आय में भी तो बढ़ोतरी हुई है। चलिए ठीक है, मैं आपके सवालों का छोटा सा जवाब देता हूं। आपने कहा आम आदमी की आय में दुगनी हुई है, में बढ़ोतरी, दुगनी नहीं बढ़ोतरी हुई है। बिल्कुल, किसान की होनी थी दुगनी, आम आदमी का तो मैं बता ही देता हूं। मनमोहन सिंह सरकार में जो एवरेज परसेंटेज ग्रोथ हुई है, चाहे वो जीडीपी की हो, चाहे वो पर कैपिटा इनकम हो, दोनों में वो मोदी सरकार पीछे रही। 10 साल का एवरेज निकाल ले, 10 साल में ये विकास है। अब मनमोहन सिंह सरकार में क्या हुआ है, ये आप बताएंगे तो फिर दीपक झा क्या बताएंगे? नहीं, 10 साल का कंपैरिजन तो करेंगे ना। मनमोहन सिंह की सरकार को बहुत बेकार इकोनॉमिक पॉलिसीज वाला बताते हैं, तो आंकड़ों में आप बात करिए। आप ऐसा थोड़ी है जुमलेबाजी करके, अच्छे लच्छेदार भाषण देके आप लोगों को मनमोहित कर लेंगे, लेकिन जहां आंकड़ों की बात होगी, आपको कसौटी पे तोला जाएगा कि किस तरह की आपने देश में अर्थव्यवस्था चलाई। और सोशल एस्पेक्ट में बात ही नहीं करना चाहता, किस तरह का देश में विभाजन और विभाजनकारी और पॉलिटिकल डिस्कोर्स इस देश में जिस तरह से नीचे हुआ है, इस आज तक के इतिहास में ऐसी सरकार कभी नहीं आई है जिसने इतने नीचे लेवल पे लेके आई। करने तो आपका भी प्रतिनिधि गया था ना अभी, जब विदेश में जो डेलीगेशन गया। पॉलिटिकल डिस्कोर्स विद इन द कंट्री की बात हो रही है, बाहर के देश की बात नहीं हो रही है। वहां देश के साथ हम खड़े हैं। ठीक है, बात हुई विद इन द कंट्री था ये फैसला कि हम घुस के मारेंगे। खैर, जफर इस्लाम साहब, आम आदमी को क्या मिला? कुल मिलाकर के देखा जाए तो प्रदीप भाटी जी ने जितने भी सवाल पूछे हैं, उनका नतीजा, उनका निष्कर्ष इसी सवाल में छिपा है। आम आदमी को क्या मिला इन 11 सालों में? और अगर इनकी पार्टी के मुखिया की बात करें तो 11 + 9 + 20 सालों में। देखिए, पहले तो समझना पड़ेगा कि देश कहां था और कहां आ गया।
आज इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, पर कैपिटा इनकम। देश 11 साल पीछे था, अब 11 साल आगे है, लेकिन इन 11 सालों में जो वादे किए गए थे उस हिसाब से देश कहाँ है, इसका आकलन कीजिएगा। भाईजान, पहले तो आपको आज आपके हमारे प्रोग्राम में आपको मिस किया गया। अनुराग जी, आप वहां पर उपस्थित नहीं थे, तो जी, मैं माफी चाहूंगा। अब मैं मुद्दे पे आता हूं कि देखिए, पर कैपिटा इनकम क्या 2005 में जब इनकी सरकार आई थी तो पर कैपिटा इनकम कितनी थी, और आज 2025 में पर कैपिटा इनकम है, जरा इनको तो बता दीजिए। 36,000 से बढ़ के 2,05,000 है। आप ग्लोबल रैंकिंग की बात कर रहे हैं तो चाइना जो है, अगर इनकी नजरों में चाइना स्ट्रांग इकोनॉमी नहीं है तो ये माफी के साथ कहना चाहता हूं कि आप थोड़ी सी जानकारी और जमा कर लीजिए। चाइना की रैंकिंग बहुत पीछे है, बहुत बड़ी छोटी छोटी कंट्री से भी पीछे चाइना की रैंकिंग है पर कैपिटा इनकम में। इसलिए कि आपको समझना पड़ेगा, दुनिया की 40% आबादी हिंदुस्तान और चाइना में रहती है, तो चाइना में। और जी जफर भाई क्या कह रहे हैं, पर कैपिटा में पीछे है चाइना हमसे? बोलिएगा नहीं, एक बीच में एक बड़ा, अरे यार आप सुनिए, आप नहीं सुन रहा हूं मैं, बस एक मैं बस एक बात पूछ रहा था। आपने ये कहा है कि चाइना में पीछे है, गलती से बोल गया। नहीं, मैं बस ये पूछ रहा था, गलती से बोल गया हूं शायद। चाइना हमसे पर कैपिटा में। अरे भाई चुप तो रहो, बोल देता हूं, पर एक्साइटमेंट क्यों हो रहा? मैं कह रहा हूं कि चाइना भी कई छोटी छोटी कंट्रियों से पीछे है पर कैपिटा इनकम में, इसलिए। और चाइना के अगर इकोनॉमी को आप स्ट्रांग मानते हैं, अमेरिका के इकोनॉमी को स्ट्रांग मानते हैं, खासकर चाइना के इकोनॉमी को जिसकी 20 बिलियन ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी है, और उसको अगर आप कमजोर मांगते हैं तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि चाइना का भी पर कैपिटा इनकम $13,000 होने के बावजूद भी जो इसकी रैंकिंग है 70s में रैंकिंग है, तो उससे समझ में आता है कि हमारी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है इनकम के साथ। लेकिन ग्रोथ प्रोजेक्टरी देखिए तो आप देखिए 36,000 रुपीज में था या $544 था, आज हम प्रोजेक्टेड जो है 2025 के लिए $2,978 है, और जो अभी आज के दिन में है करीब $2,881 है आज के दिन पर कैपिटा एज ऑन डे। पर कैपिटा तो 544 से आपके यहाँ पर 2881, मतलब ग्रोथ है, मोमेंटम है। पॉपुलेशन 20% दुनिया के यहाँ रहती है, ये भी आपको इग्नोर नहीं कर सकते। अच्छा, दूसरी बात, फिर आप देखिए 2004 से 2014 तक हमारी इकोनॉमी जो है स्टैग्नेंट रही, 11वें स्थान पे। आज जो हमारी इकोनॉमी जो है वो चौथे स्थान पे है, और जिस रफ्तार से जा रही है, जिस तरह से इकोनॉमिक एक्टिविटीज, आप देखिए इकोनॉमिक एक्टिविटीज मापने का भी ये होता है, पीएमआई डेटा देखिए, चाहे सर्विसेज का, मैन्युफैक्चरिंग का, उससे आपको समझ में आता है। आप एक्सपोर्ट के नंबर देखिए या और भी जो भी आप मैक्रो इकोनॉमिक पैरामीटर्स देखिए, सब में आपको ये बात दिखेगा कि हम तेज रफ्तार से इकोनॉमी, मजबूत स्थिति में इकोनॉमी है, फास्टेस्ट लार्ज इकोनॉमीज में है, और तेजी से अपना स्थान जो है आगे बढ़ाती जा रही है। आप उसके बाद आप आइए, हमने देखिए अब लोगों के लिए क्या किया। मुस्कान भाई 5 सेकंड और लूंगा। हमने आम लोगों की जिंदगी चेंज की। अब देखिए, जो लोग महिलाओं को चूल्हा देने में आपके यहाँ लाइन लगती थी, या गैस कनेक्शन लाइन लगती थी महीनों, बच्चा बड़ा होगा तब तक के लिए आप लाइन लगा दीजिए। आज हम गैस कनेक्शन, फ्री गैस कनेक्शन देते हैं महिलाओं को। 12 करोड़ से ज्यादा लोग जो है गैस में फ्री गैस कनेक्शन दिया। आपको हर घर में जल, लोग पानी के लिए तरसते थे, हम घर तक जल तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। सुविधाओं, आप महिला 4 लाख किलोमीटर जो है हमने ग्रामीण सड़कें बनाई है, ताकि सुविधा, और जब ग्रामीण में सड़क बनती है तो उसका अपना बचत बहुत होती है, लेकिन उनके पेट्रोल बचत होती है, उनके बहुत सारी चीज, अगर दूध लेके जा रहे हैं छलकता नहीं है, आपका सब्जियां हैं तो दूर तक पहुंचाने में सुविधा होती है, उनकी आमदनी बढ़ जाती है। आप जरा देखिए, हम पक्का घर देने का काम कर रहे हैं, 4 करोड़ हाउस होल्ड बनाया हमने प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत, जो कि हमने गरीब लोगों को, आपने बिजली सड़क पानी का नारा दिया, न बिजली दिया न सड़क पानी, इलेक्ट्रिफिकेशन हमने घर घर तक, आखिरी घर तक हमने इलेक्ट्रिफिकेशन किया, तो हमने सुविधाएं दी, बैंक अकाउंट में पैसा, और 80 करोड़ जनता के बारे में जो आप कह रहे हैं राशन पानी, देश की जो खजाने हैं उसमें आम नागरिक का सबसे बड़ी भागीदारी होती है। जाके डेवलप्ड वर्ल्ड में देखिए, आपको NHS जैसी स्कीम जो है वो क्यों सब लोगों के लिए होती है, तो इस देश में क्यों नहीं? हमने जारी किया है कि जनता को
80 करोड़ जनता को अगर हम सपोर्ट करेंगे तो अच्छा है, उनके लिए और बेहतर जिंदगी होगी, उनके अकाउंट में पैसा डालेंगे। अब जाहिर सी बात है, जाहिर सी बात है जफर इस्लाम साहब थोड़ा लंबा बोल गए, लेकिन 11 साल का हिसाब दे रहे। ठीक है, मैं आता हूं जफर साहब, अभी काफी सारे जवाब आपसे मांगे जाएंगे। मैं प्रदीप भाटी एक छोटा सा कोई कमेंट, बिल्कुल छोटा सा एक जवाब, मैं छोटा सा कमेंट प्रदीप भाटी जी से, उसके बाद इन द इंटरेस्ट ऑफ अदर पैनलिस्ट छोटा जवाब दे रहा हूं। आप चाइना की बात कर रहे थे, वो तो आपको भी मालूम होगा कि $100 बिलियन का हमने किस तरह से चाइना के साथ ट्रेड डेफिसिट कर रखा है नेगेटिव। उसके साथ साथ चाइना की इकोनॉमी $800 बिलियन बढ़ी है लास्ट ईयर में, और आपकी इकोनॉमी $250 बिलियन बढ़ी है। तो कंपैरिजन मत करिए चाइना के साथ, चाइना से बेहतर इकोनॉमी बना के दिखाइए जो बात करिए। दूसरी बात आपने करी एक्सपोर्ट की। एक मिनट जफर भाई सुन लीजिए, आंकड़े सुन लीजिए, आप पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, आप आंकड़े सुनिए। एक्सपोर्ट की आपने बात करी, एक्सपोर्ट की बात मैं आपका कंपैरिजन सिर्फ पिछली सरकार से करा खत्म हो जाए। एक्सपोर्ट की आपने बात करी, बहुत एक्सपोर्ट बढ़ा, 21% ग्रोथ रही मनमोहन सिंह सरकार में, आपकी सरकार में 8% एक्सपोर्ट ग्रोथ रही है। आप जो आंकड़े देते हैं उनको बताएं। गैस की आपने बात करी, और गैस में एक बार 1.8 करोड़ लोगों ने तो एक बार भरवाया, और 1.5 करोड़ लोगों ने एक बार भी नहीं भरवाया। इस तरह के लगभग 3 करोड़ लोग तो ऐसे हो गए। तो आप आंकड़े देते हैं तो पूरा आंकड़ा दीजिए, इस तरह के आंकड़े मत दीजिए जो देश को आप बरगला रहे हैं पिछले 11 साल से। छोटा सा काउंटर, फिर दीपक जफर। अरे भाई, आपके अगर समझदारी में कुछ कमी हो रही है तो मैं उसके लिए जिम्मेदार नहीं हूं। मैंने चाइना से कंपेयर नहीं किया, मैंने आपको बताया कि चाइना इकोनॉमी को आप मजबूत मानते हैं ना, जो आप भी कह रहे हैं। चाइनीज इकोनॉमी स्ट्रांग इकोनॉमी है, और उसमें अगर उसकी पर कैपिटा इनकम में स्थान 70 से भी आगे है, डिस्पाइट सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, तो मतलब उसकी पॉपुलेशन ज्यादा नहीं। आप मेरी बात ध्यान से सुनिए, मैंने आपको कंपैरिजन करके बताया था। और आपको एक बात और, पर कैपिटा में आप कंपैरिजन लेके 70 पे रेट है। हमें इकोनॉमी चाइना से, ग्रोथ की इकोनॉमी चाइना से नहीं सीखनी है, वो हमारी केसेस ऑफ थीसिस नहीं है। हमारी इकोनॉमी डिफरेंट है चाइना की इकोनॉमी से, दो डिफरेंट इकोनॉमीज का कंपैरिजन कैसे कर रहे हैं? मैंने सिर्फ ग्रोथ परसेंटेज की बात की थी, और आंकड़ा वो आपको भी पता है कि क्या ग्रोथ परसेंटेज है चाइना की इकोनॉमी, हमारे पर कैपिटा इनकम का और चाइना का। मुस्कान जी, मुस्कान जी देखिए, बीच में बोलने की आदत है ना, तो मैं बीच में बोलने नहीं दूंगा, मैं सीधा नहीं मैं अपने समय पे जवाब दें, आप जवाब बताइए। इनके समय पे इन्होंने बोल दिए, फिर अपने जवाब देंगे, फिर बीच में बोल लेंगे, बीच में टोका नहीं, बात खत्म हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो भी कुछ बोल रहा है सबको सुननी जानी चाहिए। मैंने सिर्फ इतना कहा कि आप अपने आंकड़े को देखिए, ग्रोथ ट्रैजेक्टरी कैसे, आप ग्लोबल रैंकिंग देख रहे हैं तो आपको देखना ग्लोबल पॉपुलेशन कितनी है, यहाँ 20% पॉपुलेशन वर्ल्ड की आ रहती है, तो पर कैपिटा इनकम नीचे आएगा ही, क्यों नहीं आएगा? लेकिन हमारे ग्रोथ मोमेंटम है कि नहीं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज है कि नहीं, हमारा मोमेंटम दिख रहा है सारे मैक्रो इकोनॉमिक पैरामीटर्स पे आइए, उसके बाद डिस्कस करिए। और जितना हाई फ्रीक्वेंसी डेटा दे, अरे मनमोहन सिंह में क्या था बताइए, 11वें स्थान से मेरी समझ की बात कर रहे हैं, आप ही नहीं समझ रहे। आपके समझ में खोट है, आपकी समझ में मैंने कहा कि मनमोहन सिंह सरकार में क्या ग्रोथ रेट रहा, आप कंपैरिजन कर रहे हैं चाइना के साथ। ठीक है, मैंने कंपैरिजन किया है इंडिया में, इंडियन इकोनॉमी का पिछले 10 सालों का, जिसे आप बेमिसाल कह रहे हैं। मैंने कंपैरिजन आपके साथ किया है। आप बात करने लग जाते हैं, दाएं बाएं करने लग जाते हैं। आपसे सवाल कुछ पूछिए, जवाब आप दाएं बाएं का देते हैं। ठीक है प्रदीप भाटी, अब मनमोहन सिंह सरकार वालों को लाते हैं। अरे भाई, दीपक, मैं आता हूं। दीपक झा के भी सवाल आपसे होंगे, तब अपनी बात पूरी कर लीजिएगा जफर जी। दीपक झा, सवाल यह है कि इन 11 सालों में जो कुछ भी हुआ उसे देश उस पर गर्व करता है। आपने हर चीज को खारिज किया, चाहे वो सर्जिकल स्ट्राइक हो या फिर वो एयर स्ट्राइक हो, ऑपरेशन सिंदूर पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। ऑल्दो कांग्रेस के जो लोग डेलीगेशन में शामिल थे, उनसे भी कांग्रेस के जो आला कमान हैं, जो कांग्रेस के लोग हैं, वो एक दूरी बनाए हुए हैं, उन्हें लक्ष्मण रेखा बताई जा रही है। इसके अलावा भी तमाम मोर्चों पर जो सरकार ने काम किए हैं, वो तो बात की बात है, उसकी तो कोई बात ही नहीं कर रहा। यहाँ जो राष्ट्रवाद की भावना से जुड़ी हुई बातें हैं, उसे ही कांग्रेस खारिज कर रही है। कभी खून की सौदागरी, कभी सिंदूर का सौदा, इस तरीके के तमगों के साथ आप सरकार की आलोचना कर रहे हैं। कोई बात नहीं है, लेकिन सवाल यह है कि क्या किसी भी उपलब्धि को आप उपलब्धि मानने को तैयार नहीं है? ये कैसी राजनीति है? देखिए अनुराग भाई, क्या होता था 2014 में एक गाना आया था, सखी सैया तो खूब ही कमात है, महंगाई डायन खाए जाए। आपके लिए था क्योंकि 14 से पहले तो आपकी सरकार मैं बता रहा हूँ ना, इसीलिए गली गली में पोस्टर दिखाए गए। बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। बहुत हुआ नारियों पे अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार। बहुत हुआ
हर जगह, हर गली, हर चौराहे, हर मोहल्ले में यही था। अब अच्छे दिन आने वाले हैं। ये कहाँ गए बाबा जी? कहाँ गए? कहाँ गायब हो गए? कहाँ दिखते ही नहीं है। आप जैसे आपके पोस्टर छाप देने से गायब थोड़ी हो जाएंगे। सुनिए तो सर, हाँ, आपके पोस्टर से गायब नहीं होंगे तो इनके पोस्टर छपने से महंगाई भी कम नहीं होगी। आपने कहा था ना आप निष्पक्ष और जनता के पत्रकार हैं। अभी यहाँ पे जफर इस्लाम भाई साहब बड़े अच्छे से बता रहे थे, हमने पूरे गांव में बिजली पहुंचाई। कितने गांव में पहुंचाई भाई? नंबर बता दो। 2014 से लेके 2025 आज मई है, जून है, कितने गांव में पहुंचाए? मैं आंकड़ा बता दूं आपको, आप इनको भगा देंगे अपने डिबेट से। सुनिए, नहीं, मैं किसी को नहीं भगाता, मैं बता रहा हूं, आंकड़े में सब मेरे गणमान्य हैं। श्रीमान जफर इस्लाम जी, 1950 में भारत में सिर्फ 3000 गांव में बिजली थी जब देश आजाद हुआ था। उसके बाद मर्यादा से बाहर बात मत करें। दीपक झा को बताइए मर्यादा क्या, इस तरह की बेतुकी बातें नहीं, पहले तो मर्यादा के अंदर रह के बात करो। क्या बेतुकी? सुनिए, आप मर्यादा के अंदर बात करिए, इस तरह की बातें मत कीजिए। स्टूडियो में बैठे तो क्या आप बकवास करेंगे वहां से बैठ के? आप आंकड़े दीजिए जो दे रहा है, भगा देंगे। किसकी हिम्मत भगा देगा? आपने भी किसकी हिम्मत भगा देगा? किसकी हिम्मत भगा देगा? बताओ, तुम्हारे इसमें हिम्मत है नहीं? किस तरह की बातें करते हैं? मैंने तो कोई बात नहीं की आपके पूरे बात, मैंने तो कोई आपको ऐसा बड़े संयमित प्रवक्ता आप बात कीजिए अपनी बात, हाइपर नहीं होते। दीपक झा, आप मैं तो बीच में आपको टोक नहीं रहा हूं। इस तरह की बेतुकी बात कीजिए जस्ट बिकॉज आप वहां स्टूडियो में बैठे हैं। बदतमीजी वाली बात मत कीजिए। बदतमीजी मुझे भी आती है, मैं भी बदतमीजी कर सकता हूं। विकास हुआ, मैं भी कर सकता हूं। मैं भाजपा में दरी बिछाने वाले कार्यकर्ता के बेटे का विकास हुआ। पूछिए कौन कार्यकर्ता था जो दरी बिछाता था भाजपा में? वो कार्यकर्ता था अमित शाह। उनके बेटे का विकास हुआ, दरी बिछाते बिछाते आईसीसी का चेयरमैन बन गया। इतना विकास हो गया भाई साहब। ये तो बहुत गलत टिप्पणी है। दरी बिछाते बिछाते आईसीसी का चेयरमैन हो जाएगा कोई? कैसे हो जाएगा? मतलब ये तो कमाल की बात हो गई। आपने कौन सा कैंपेन चलाया उसके खिलाफ? आप कैंपेन चलाते, कांग्रेस ने क्यों कैंपेन नहीं चलाया? फिर अब इनको चुप करा दीजिए। एक मिनट अनुराग भाई, आपको भी चुप रहना पड़ेगा, इंटरप्ट नहीं करना पड़ेगा। अगर आप इंटरप्ट नहीं करेंगे तो मैं नहीं बोलूंगा। आपने कैंपेन क्यों नहीं चलाया? अगर आपको जय शाह के आईसीसी चेयरमैन बनने पर आपत्ति थी, अगर आपको लगता है कि कोई आपत्ति नहीं है, तो आपने कैसे क्यों नहीं कैंपेन चलाया इसके खिलाफ? पप्पू क्यों बोलते हैं उनको? हम तो नहीं बोलते, लेकिन देश की जनता क्यों बोलती है? राहुल गांधी के बारे में बताइए ना फिर। राहुल गांधी मैं क्या बता रहा हूँ, 2002 में सुनिए, जफर जी आपकी बात आ गई, आपकी बात आ गई, जफर भाई आपकी बात आ गई। मैं कह रहा हूं 2002 में भारत में 5,12,000 गांवों में बिजली पहुंच गई थी। 2002 का आंकड़ा बता रहा हूं मैं आपको। सरकारें किसी की आई किसी की गई। और 2025 में 5,97,000 गांव में बिजली पहुंची। माइनस कर दीजिए 97 इंटू 12 कितना हुआ? कितने 80-82,000 गांव में इन्होंने बिजली पहुंचाई। और बात करते हैं 10 सालों में कि हमने पूरे भारत को जगमग कर दिया। आपसे पैदा होने आपको से पहले आपको 60-65 साल मिले, इन्हें 10 साल मिले, उसका भी तो कंपैरिजन किया जाएगा ना। और अरे भाई, आपको 60 साल मिले और इनको 10 साल मिले, उसका भी तो कंपैरिजन कीजिए सर। अटल बिहारी जी को भी जोड़िए ना भाई साहब, जोड़ देते चले, 65 कर देते। मैं वही कह रहा हूं ना। तो क्या बातें करते हैं, कहां से आंकड़े ले आते हैं, जनता को बरगलाते हैं। बात यह है। और रही बात, इन्होंने चाइना की बात करी तो 100 करोड़ अभी इन्होंने कहा जनसंख्या हमारे देश की इतनी बड़ी है। अरे आप दुनिया के लिए बाजार बनते हो तो अपने लिए क्यों नहीं बाजार बनते? क्यों चाइना से आप 100 अरब डॉलर का घाटा सह रहे हैं हर साल? क्यों? जवाब दीजिए। पूछता है देश, आप क्यों चाइना के पीछे पड़े हुए हैं? चाइना को आप क्यों नहीं दिखाते? और आप इंडेक्स की बात करते हैं, छोटे छोटे देशों की बात करते हैं। जापान की आबादी 12 करोड़ है और आपसे आगे था, अभी छोड़ा है थोड़ा -0.1 और 2 में। तो बड़ी बड़ी बातें अच्छी नहीं लगती जफर इस्लाम भाई। आप मुद्दों पे बात करेंगे नहीं। आप बता दीजिए, देश खुश है, बहुत खुश है, क्योंकि बच्चों को नौकरियां नहीं मिल रही हैं। बड़े अच्छे दिन आ गए, 2 करोड़ नौकरी देने का वादा किया था। भाई सवाल मत पूछना नौकरी पे। आप नहीं, सवाल पूछ रहे हैं, आप पूछ रहे हैं, देखिए जफर भाई जवाब देंगे। सुनिए, विदेश नीति का क्या हुआ? श्रीमान बताइए ना, विदेश नीति का क्या हुआ? विदेश नीति का क्या हुआ? विदेश नीति का क्या हुआ मैं बताता हूं। नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान के जो अप्रवासी भारतीय थे जो वहां पे गए थे अवैध तरीके से, उनको अमेरिका अच्छे ढंग से इज्जत से भेजता है। और मोदी जी के भारत में, जो अमित शाह कहते थे आप मोदी जी के भारत से आए हो, मोदी जी के भारत से आने वालों को हथकड़ियां लगा के भेजा है। ये इनकी विदेश नीति है। जब ये जाते हैं 128 देशों में सबको गले लगाते हैं। मेरा दोस्त सरकार में जब आते थे वहां से लोग, तो फिर उनके हाथों में हथकड़ियां नहीं होती थी। जब आप सीज फायर करते हैं सबसे पहले ट्रम्प कर देता है सीज फायर। अरे दीपक, जब मनमोहन सिंह सरकार में ऐसे लोग भेजे जाते थे अमेरिका से, तो उनके हाथों में हथकड़ियां नहीं होती थी।
बिल्कुल नहीं होती थी, बिल्कुल नहीं। अच्छा होती जफर थी। इस्लाम साहब, अरे, बेरोजगारी आपका और नया विदेश भारत नीति है पर ना, दो सवाल। सुनिए। अच्छा मैं सवाल एक एक करके सवाल लेता हूं, हमारे पास बहुत समय है। विदेश नीति और बेरोजगारी पर सवाल, 2 करोड़ नौकरियों का सवाल था, किसानों विदेश के- नीति का क्या सुनिए। हुआ? कोई देश आज हमारे साथ खड़ा नहीं है, ये कांग्रेस का बड़ा पुराना सवाल है, और जब से ऑपरेशन देखिए, सिंदूर एक हुआ मिनट, एक है, मिनट। IMF का चंदा मिला है पाकिस्तान को, तब से ये सवाल है कांग्रेस का कि भारत के साथ कोई देश खड़ा हुआ नजर नहीं आता। और आय किसानों की इन्होंने कहा था कि हम दुगनी कर देंगे ठीक है, 2022 तक। किसानों की आय, 3 सवाल। किसानों की आय दुगनी कर ठीक, क्या इन्होंने क्या किया? अच्छा, आप किसान सवाल पूछ रहे सम्मान थे। निधि के नाम पे देश को बर्बाद करने का ठीक है। एक फार्मूला छोड़ दिया। ठीक। और दूसरी बात, नारे 80 करोड़ लोगों को आप फ्री अनाज देके कहते हो हम विकसित भारत बन गए। हाँ। शर्म नहीं आती है क्यों? झूठ बोलते हुए? इसमें- देश को गरीबी में डुबो रहे हो आप लोग। अरे और 1.5 लाख 80 करोड़ लोगों को अगर मुफ्त अनाज दे रहे हैं तो इसमें- पासपोर्ट, सुनिए, 1.5 लाख लोग अच्छा, ठीक है। हिंदुस्तान का पासपोर्ट सरेंडर कर दिए हैं। क्यों भाई? चलो अच्छा, अब आप जवाब, क्या आप गए? जवाब। चलो मैं कुछ नहीं बोल रहा, आप जफर इस्लाम बोलेंगे। हाँ जफर भाई बोलिए। मैं तो सिर्फ इतना कह रहा हूं कि देखिए, देश की जनता को कुछ मिलता है तो इनको पेट में दर्द होता है, इसलिए कि 70 सालों में देश जब की हमने जनता 60, को 65 फ्री सालों की में- रेवड़ी, आप सुनिए, फ्री अरे की बीच में रेवड़ी मत कौन बोलिए, आप बोलता सुनिए, था? आप सुनिए, बोलिए। आपने तो ये अनाज दुगना करने की बात कही रेवड़ी थी। कौन दे अरे रहा था? दीपक झा, अरे फ्रीबीज दीपक की झा, बात किसने कहा था? अरे दीपक झा, जब यूपीए की सरकार आएगी तो आपने 5 किलो का 8 किलो कर दिया था ना। नहीं, अब नहीं, आपने- एक रहने मिनट, दीजिए, हम डबल रहने दीजिए, स्टैंडर्ड नहीं रखते। एक रहने मिनट, दीजिए, अनुराग भाई, छोड़ दीजिए। अनुराग अब भाई, जफर भाई को जवाब देने देते, फिर मैं आता हूं आपके पास। अनुराग भाई, जफर इस्लाम है भाजपा की तरफ से। हाँ, नहीं आप नहीं तो जनता नहीं, की मैं तो आप पूछिए। ना मैं आप जनता की पूछिए। तरफ से हूँ। मैं आप जनता ही पूछिए, पूछ रही एक है, मिनट। जनता ही पूछ रही है कि यही मुफ्त एक अनाज मिनट। आपने दुगना करने की बात का वादा किया था यूपीए की सरकार ने। आई नहीं सरकार, जनता लाई नहीं, जनता ने आपके वादे भरोसा किया नहीं। चलिए ठीक है, आप ठीक पे है। ही सवाल करते हैं। अरे नहीं, मेरे सवाल है, एक मैं मिनट, सवाल करने के लिए मैं हूं यहाँ पर। अरे नहीं आपने कहा आपने महंगाई- सुनिए सुनिए, अभी मैं आऊंगा। अरे मैं आऊंगा सर, आपके 3-4 सवाल बहुत अहम है, जफर भाई को जवाब देने देते हैं, हम और आप बात कर लेंगे, बहुत समय। हाँ जफर भाई बोलिए। देखिए विदेश नीति की बात जो है, आज पूरे दुनिया में देखिए भारत का जो है बोलबाला है। कहां है पूरे- सर पूरे IMF दुनिया का में आप चंदा मिल उठा गया के पाकिस्तान देखिए, को, कोई किस देश पर- नहीं किस खड़ा पर? था। नहीं। सबसे अहम सवाल तो यही है। देखिए एक मिनट, हाँ अमेरिका नौकरी अब मैं नहीं दे पूछ रहा, रहा हूं, अमेरिका वीजा नहीं दे रहा, यूके वीजा नहीं दे मैं रहा। पूछ रहा हूं, अरे मैं पूछ रहा हूं, एक सवाल। वहां से लोगों को भगा रहा, कहां डंका बज रहा भाई? नहीं वो कहां डंका बज अरे रहा है? डंकी रूप से जो कहे उनको तो भगाया जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए बच्चे फ्री पढ़ फ्री रहे वाले हैं, भाई, आप मैं अच्छा, किसी को नहीं जवाब बोलने दूंगा। जवाब दे। देखिए अब मुस्कान जी ये डिबेट नहीं, ऐसे आप नहीं जवाब चलेगा। दीजिए, मैं नहीं बोलने बीच में दूंगा। अगर बोलना है स्टूडियो में बैठा के आप ये नहीं, कंट्रोल नहीं, नहीं कर पाएंगे। नहीं, थोड़ा कंट्रोल नहीं कर अतिरिक्त पाएंगे, लाभ बीच मिल में जाता है जो स्टूडियो लोग बैठा के, स्टूडियो में होते हैं तो नहीं उनको। ऐसे नहीं चलेगा। नहीं बिल्कुल, आप बोलिए, आप बोलिए। नहीं तो उसका नाजायज फायदा कोई उठा रहा है तो ये डिबेट ऐसे मैं नहीं नहीं चल उठाने पाएगी। दूंगा, चलिए फिर मैं भी बोलिए, बोलता रहूंगा नॉन स्टॉप। बोलिए। मैं तो सिर्फ इतना कह रहा हूं कि देखिए आज पूरे दुनिया में जाकर देख लीजिए कि देश के बारे में किस तरह से लोगों का नजरिया बदल गया है। दुनिया के हर कंट्री ने आज भारत को बीच में नहीं सर बीच में नहीं ना बीच में नहीं जवाब देने ये गलत है, आपकी बारी आने पे बोलिए। नहीं ये फिर आप चुप रहने नहीं वो ठीक है, वो बात आप नोट कर लो ना, ये जो बोल रहे हैं आप झूठ तुम्हारे लोग बोलते होंगे जो 60 साल में लोगों को झूठ जफर भाई को पूरा करने दें। इसलिए जनता ने तुमको नकार देके बाहर कर दिया है, बाहर कर दिया है और अब बाकी 50 साल तक तुम कांग्रेस पार्टी कभी नहीं आने वाली, याद कर लो। देश की जनता ने तुमको अमेरिका में ले जाके तुम्हारी सही जगह तो राहुल गांधी को जिस तरह से अकलमंद मानते हो। राहुल गांधी जी बिल्कुल इस देश के मैं तो बीच में नहीं, वो नेता है। देखिए जफर इस्लाम सही कह रहे हैं, वो बीच में नहीं बोलते। जफर इस्लाम आप एक भी जवाब जफर भाई को पूरा देने नहीं दे रहे सर। आपको मैं पूरा बोलने दे रहा हूं, आप जफर भाई को बोलने दीजिए, नोट कर लीजिए क्या क्या झूठ बोल रहे हैं, क्या क्या। जफर भाई बोलिए। इस तरह से डिबेट होगा तो देखिए मैं तो नहीं सभी पढ़े लिखे, मैं निवेदन कर रहा हूं, बोलने को पता नहीं क्या बीमारी है कि अपने समय में बोलने के बजाय बाद में बीमारी है, बीमारी है इस देश में। गरीब आदमी को पार्टी अपने पार्टी जैसे क्या बीमारी अपनाए तो बीमारी आप देखिए ये गलत है। दीपक जाइए ये गलत दीपक जाइए ये गलत मत बोलो, ये गलत आपकी तरह तो है नहीं ये गलत दीपक जाइए ये गलत है, मैं आपत्ति दर्ज कर रहा हूं। आप भी मेरे सम्मानित मेहमान हैं लेकिन ये गलत है, तो अपने पार्टी से सिविलाइज नहीं ये गलत है। एक सवाल को बार बार नहीं दोहराएंगे आप और बोलने दो भाई अपने समय में बोलो ना, तुमको जो बोलना है। हाँ वही चुप रहिएगा हमारे समय में। ठीक बोलिए जफर भाई बोलिए प्लीज, मैं निवेदन कर रहा हूं कोई काटे ना। आपके हमारे पार्टी में डिसिप्लिन और सिविलिटी सिखाई जाती है, आपके जैसा नहीं बीच में हर टपके जा रहे। चलिए जफर भाई बोलिए, सवालों के जवाब दीजिए। टपकना टपको, आप अपना समय मांग लो, तुम मुस्कान जी से समय मांग लो, बोल दो पूरा। मैं सबको बराबर समय दे रहा हूं, इसलिए कि हमें मालूम है कि मुझे जितना देर समय उतना ही देर बोलूंगा।
देखिए मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं, मैं तूतू मैमा नहीं करना चाहता हूं मुस्कान जी। अगर तूतू मैमा होगा मैं छोड़ दूंगा डिबेट। इनको डिबेट करा दीजिए जाकर, इनको जिसके कराना है। लेकिन मैं इनके समय में नहीं बोलूंगा, इनको इनके समय में नहीं। इस स्टूडियो में बैठा के आप इस तरह का नाटक नहीं कर सकते कि हर बात में हर सवाल बोलना शुरू कर दे। नहीं, ये नाटक है, ये नाटक नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा नाटक। ठीक है जफर भाई बोलिए। इस तरह से बगल में बैठा के या तो फीडर डाउन कीजिए, फीडर डाउन कीजिए, नहीं तो मैं भी बोलने नहीं। यहाँ इनका फीडर डाउन भी कर दूंगा तो कोई फायदा नहीं, मेरे माइक से आवाज आएगी, मुझे अपना भी फीडर डाउन करना पड़ेगा। ठीक है जफर भाई बोलिए। अब मेरा निवेदन, अब देखिए सब पढ़े नहीं, जवाब देंगे, आप देने तो दीजिए, जवाब दीजिए। आपत्ति हो तो नोट कर लीजिए, अपनी बारी पे बोलिएगा, मैं दूसरे राउंड में आऊंगा आपके पास। बोलिए जफर भाई बोलिए। बोलिए ना अपने बारे में, जो समय आपका समय है बोलिए। आपको मुझे कोई आपत्ति नहीं, मैं चुप रहता हूं अपने समय पे। कितने गांवों में बिजली पहुंचाई नरेंद्र मोदी सरकार ने? लोग अरे यार इस आदमी का इलाज करो पहले तुम। और दीपक झा आप बीच में बोल रहे हैं, वो दे रहे हैं जवाब, आप एक सिलसिलेवार जवाब दे सकते हैं ना, वो बोलिए। नहीं, मैं इसका आप विदेश नीति पर भी जानना चाहते हैं, बेरोजगारी पर भी, बिजली पर भी, एक पॉइंट पर एक बार। एंकर है बोलो, जो ये सवाल कर रहा है, एंकर को सवाल करना है। तू कौन है सवाल करने वाला भाई? अच्छा जवाब दीजिए। जवाब मैं ये कह रहा हूं कि देखिए आज नहीं, मुस्कान जी ये डिबेट नहीं होगा ना, आप बोलिए नहीं होगा। अब मैं भी ठान लिया है। नहीं बोलिए। नहीं ठान लिया मैं भी। आप देखते हैं जफर इस्लाम आप बहुत संयमित प्रवक्ता हैं। आप बहुत संयमित, मैं मानता हूं। दीपक झा थोड़ा ओवर हो रहा है, दीपक झा थोड़ा ओवर हो रहा है। कोई गलती कर रहा है और उसको आप अपने बगल में बैठा के इसको बाहर कीजिए। मैं लगातार आपत्ति दर्ज कर रहा हूं, इसको बाहर कीजिए, मैं लगातार बाहर कीजिए इसको। नहीं, मैं सभी मेरे सम्मानित हैं। आप बोलिए जफर इस्लाम। बाहर करने के लिए अभी आपको तरीका देखिए, ये विपक्ष का तरीका है, विपक्ष का यही तरीका है, विपक्ष का यही तरीका है। आप संसद छोड़कर चले थोड़े जाएंगे। इसको क्या होता है भाई? गालीबाज प्रवक्ता? नहीं, मैंने कहा मैं बात करने के लिए तैयार हूं, अपने समय में बात कीजिए। इसको होता है भाई, ये तो गलत बात है। शुरुआत आपने की कि डिबेट छोड़ के आप इनको भगा देंगे, ये गलत है। देखिए आपके पास सवाल बहुत मौजूद हैं, जवाब तो आने दीजिए। दीपक झा जवाब तो आने दीजिए। मैं चुप हूं। अरे अब आप बिल्कुल चुप रहिए, अब आप बिल्कुल चुप रहिए, मेरा निवेदन है। बोल रहा कि भगा दो यहाँ से। अरे गालीबाज पार्टी के प्रवक्ता अपने ये गलत बात है दीपक भाई, फालतू बकवास मत कर। मुद्दों की हर बात में ये गलत है, ये अच्छा ठीक। अरे मैं तू आप कैसे बोल रहे हैं कि मैं जब भगा देने के लिए? क्या मुस्कान जी तो तुम्हारी बात सुनने के लिए बैठे हुए, क्या वहां पर जवाब क्यों नहीं दे रहे यार भाई? नहीं, आप देने नहीं दे रहे उनको जवाब, आप देने दीजिए। और जफर भाई सवालों पर आइए। देखिए मैं इस तरह की डिबेट नहीं करता मुस्कान जी। मैं तू मैं एकदम इंटरेस्ट, मैं समझ रहा हूं बातें करूंगा। उनको जो सवाल है जो पूछना पूछे ना। ये इस तरह के डिबेट को हटकाने भटकाने तो कोई फायदा नहीं। आप अच्छा किए होते तो आपको जनता ने 9-2-11 क्यों कर दिया? और जनता कभी आपको बुलाने वाले भी नहीं है, इसलिए कि जनता समझ गई जहां 1 रुपया भेजने से 84 पैसा आपके लोग खा लेते थे, वैसी जनता ने समझ लिया कि चोर और चक्की सरकार थी आपकी, इसलिए देश को लूटा है। अब देश में 11 साल में जो आपने आंकड़ों पर आ जाते हैं, वो आपने 11 साल में करके दिखाया है। ठीक जी, मैं कह रहा हूं कि देखिए आप फॉरेन पॉलिसी के बारे में बात कर रहे थे। फॉरेन पॉलिसी में जो हमारी नीति रही है उसमें देश के हम किसी भी देश का कोई भी इंटरेस्ट से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है। देश सबसे इंटरेस्ट सबसे सर्वोपरि है और देश की ही प्रायोरिटी की है हर हालत में, चाहे कोई भी दुनिया का कोई देश किसी तरह का सोचता रहे। जो भारत के हित में होगा, भारत के हित में वही फैसला हमारी सरकार। ठीक है, मैं जफर इस्लाम साहब, मैं आता हूं, मेरे 3 मेहमान और बचे, मैं आपके पास आता हूं, मैं आपके पास आता हूं। अकुश श्रीवास्तव जी, अब सवाल यह है कि मैं अकुश, मैं आपकी बारी पे बोलना। अकुश श्रीवास्तव जी, सवाल यह है कि सरकार के पास एक आंकड़ा है, सरकार के पास एक दावा है कि 11 साल में अपनी उपलब्धियां गिनाने के लिए बाकायदा सरकार तैयार बैठी हुई है, लेकिन विपक्ष के कुछ सवाल हैं। आपको क्या सबसे ज्यादा यह लगता है कि क्या विपक्ष के सवालों के जवाब विपक्ष को मिल नहीं रहे? लगातार सरकार का दावा है कि वो विपक्ष के हर सवाल का जवाब दे रही है अपनी उपलब्धियां गिनाते हुए। देखिए, अगर चुप रह करके और एक समय के हिसाब से बात करेंगे तो 15 मिनट तो हमारे तुम्हारे में बीत गया, जो बहुत खराब स्थिति है, और इसके लिए मतलब मैं सबको जिम्मेदार मानता हूँ। खैर, सरकार ने 11 साल पूरे कर लिए, 11 के बाद 22 साल भी हो जाएंगे, लेकिन कुछ कदम बहुत इंपॉर्टेंट उठे और जो सब लोग पूरे देश मानते हैं। विपक्ष माने नहीं माने, अगर मानता होता विपक्ष और विपक्ष के साथ उसका जनता मानती होती तो देश में बहुत कुछ बदल चुका होता। आज वो नहीं बदला है तो इसका मतलब कुछ हुआ है। और लेकिन मैं मानता हूं कुछ हुआ है, बहुत हुआ है, लेकिन थोड़े और की जरूरत है, ये ज्यादा जरूरी है। आज अगर देश में नक्सलवाद खत्म होने के कगार पर है, क्यों नहीं पहले की सरकारों ने
एक डेडलाइन साबित किया। आज पहली बार देश में ऐसा हो रहा है कि एक डेडलाइन है कि हमने मार्च में 26 में हमें खत्म कर देना है। कितनी सफलता मिलती नहीं मिलती ये एक अलग सवाल है। आज पहली बार ऐसा हो रहा है कि ये एक गठबंधन की सरकार है, लेकिन कहीं पर भी ये झुकाव की बात नहीं नजर आती। जो भारतीय जनता पार्टी की अपनी नीति है वो चलती चली जा रही है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि समस्याएं नहीं है। समस्याएं बेरोजगारी की है और पूरी दुनिया में ये मानना चाहिए, कहा जाना चाहिए कि इतना हुआ इतना नहीं हो पाया ये। लेकिन उससे बड़ी समस्या जिस पे कोई आजकल बात नहीं कर रहा है वो है भ्रष्टाचार की। भ्रष्टाचार की समस्या इतनी बड़ी है, प्रधानमंत्री कहते हैं मंत्री नहीं करते हैं, मतलब मंत्री भी उसमें मान लेते हैं कि वहां कोई गड़बड़ नहीं है, लेकिन नीचे के लेवल पे आए दिन रोज एसडीएम, आईएएस, पीसीएस, सीबीआई का अधिकारी, कौन जीएसटी का अधिकारी, सब पकड़े जा रहे हैं। तो कहां से भ्रष्टाचार नहीं हो रहा है? क्या एमसीडी में दिक्कतें कम हो गई हैं? क्या डीडीए में या किसी भी डेवलपमेंट अथॉरिटी में आपका काम बिना पैसे के हो जाता है? और उससे बड़ी बात है ये भ्रष्टाचार जो है, इस पर लगाम लगाने की कोई कोशिश कहीं से भी नहीं हो रही। मेरा तो आरोप यहां तक है कि संघ जैसे लोग जो सरकार के साथ मिलकर के काम कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी तो है ही, प्रधानमंत्री के इतना कहने के बाद भी जीरो करप्शन जीरो, लेकिन लोग मान नहीं रहे और उसको ना मानने के कारण पूरा देश देश की इंटीग्रिटी पे सवाल उठ रहा है। आज विदेश की जितनी कंपनियां हैं उसमें काफी लोग जो हैं हैरान परेशान होकर के वापस जाने की बात करने लगते हैं। जीएसटी के चलते व्यापारी इतना दुखी हो जाता है कि वो कहता पता नहीं कहां से नोट लिया गया। एक नोटिस आती है, वकील बैठा होता है जो उसकी दलाली कराता है और फिर उसके बाद मामला ठीक कराता है। तो जो सिंगल विंडो का दावा किया जाता है वो डबल विंडो में बदल गई है। तो ये एक ऐसा मुद्दा है जिसको सरकार में बहुत ठीक से ध्यान रखना होगा, और अगर इस पे रखेगी तो 11 नहीं 22 साल भी आप बना लेंगे। ठीक है, मैं आऊंगा इन सवालों के जवाब लेने के लिए जफर इस्लाम साहब, लेकिन उससे पहले ऋतुराज झा, भ्रष्टाचार की बात हुई तो मुझे दिल्ली की सरकार याद आ गई जो अरविंद केजरीवाल की सरकार थी, जो सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरी रही। लिहाजा दिल्ली की जनता ने सरकार को बाहर कर दिया। अब नई सरकार आई है भारतीय जनता पार्टी की, जिसका दावा है कि वो दिल्ली को भ्रष्टाचार मुक्त कर देगी। ऋतुराज झा, 11 साल के सरकार के रिकॉर्ड को देखते हुए आप क्या उम्मीद कर रहे हैं? सबसे पहले तो देखिए, जब 11 साल की बात होगी तो मुझे 2 मिनट बोलने दीजिए। सबसे पहली बात इन्होंने वादा किया था नौजवानों से कि हर साल 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार देंगे। इसका वादा प्रधानमंत्री जी ने किया था। और आज स्थिति ऐसी है कि 45 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी दर अगर बढ़ा है तो इसी सरकार में बढ़ा है। इसके साथ साथ शिक्षा और स्वास्थ्य का जो पैरामीटर होता है किसी भी गवर्नेंस के लिए, वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। शिक्षा के क्षेत्र में और स्वास्थ्य के क्षेत्र में इतनी बुरी हालत रही है कि 1 से 2% के बीच में इनका जो है सो बजट रहा है। आप सोचिए कि एक यूनिवर्सिटी नहीं बना पाए 11 साल में, जो कि दुनिया के टॉप 100 यूनिवर्सिटी में भी शामिल होता हो। आप सोचिए कि इन्होंने किसानों की बात करी, एमएसपी को बढ़ाएंगे, किसानों की आमदनी को 2 गुना करेंगे, 2024 तक जो है सो 50 लाख लोगों को आयुष्मान कार्ड देंगे, हर घर गरीब को घर देंगे, 50 करोड़ जो है सो मकान बनाएंगे। ऐसा इतने सारे दावे किए गए। आज आप गूगल करेंगे, डर्टीएस्ट प्लेस टू विजिट इन द वर्ल्ड, आता है इंडिया के सिटीज। आज आप गूगल करेंगे, डर्टी क्या बोलते हैं, मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज इन द वर्ल्ड। अरे गूगल क्यों कर रहे हैं आप? जाकर देखिए ना सिटीज को। आप गूगल और व्हाट्सएप पे क्यों फंसे हुए? नहीं, सुन लीजिए ना, मैं डेटा की बात कर रहा हूं। मैं डेटा की बात कर रहा हूं। आज आप पर्यावरण की बात, देश की राजधानी आपके पास थी सर, उस देश की जिसकी आप बात कर रहे हैं। सुन लीजिए, देश की राजधानी का 25% हिस्सा हमारे पास था ना, 75 तो आप ही के पास था। लेकिन एक बात कर लीजिए, जब देश की बात हो रही है तो बोल लेने दीजिए, आपको इतनी तकलीफ होती क्यों है? मेरे को कहां तकलीफ होती है सर? देखिए, स्वच्छता अभियान हम तो बात रख रहे हैं, आपको याद दिला रहे हैं। नहीं, स्वच्छता अभियान दिल्ली में गंदगी का मुद्दा बहुत अहम था सर, सरकार को लेकर है, पॉल्यूशन का मुद्दा है, पढ़ाई, दवाई, कढ़ाई सबका मुद्दा है, रोजगार का मुद्दा है। मुद्दा ये नहीं होगा तो क्या होगा, आप मुझे बताइए। आज ये अभी ये पत्रकार जी कहते हैं कि भ्रष्टाचार बढ़ा है। आप मुझे बताइए कि 4,500 जो हमारे व्यापारी भाई हैं वो देश का नागरिकता छोड़ के बाहर क्यों चले गए?
जबकि यहाँ पर अगर रहते, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में अपना योगदान देते तो रोजगार भी देते और अर्थव्यवस्था भी हमारी आगे बढ़ती। लेकिन क्यों सीबीआई ईडी के एक्सटॉर्शन के डर से भाग गए? तो ये जो चीजें हो रही है, कुछ पूंजीपतियों के गोद में बैठ करके आप जो है सो बाकी व्यापारियों का ख्याल नहीं रखेंगे और वो देश छोड़ करके भाग जाएंगे, उससे देश का नुकसान होता है। रोजगार कौन पैदा करेगा? रोजगार कैसे पैदा होगा देश के अंदर में जब ये लोग सीबीआई और ईडी? याद रखिएगा जफर भाई, सभी सवाल याद रखिएगा। वैसे मैंने भी लिख लिए, मैं पूछ लूंगा आपसे। मैं आपसे बात जो कर रहा हूं ये डेटा के आधार पर बात कर रहा हूं। आज पॉल्यूशन को लेकर क्या कर रही है सरकार? आज जो है सो क्लीनलीनेस, स्वच्छता को लेकर क्या कर रही है सरकार? रोजगार को लेकर क्या कर रही है सरकार? अर्थव्यवस्था को लेकर क्या कर रही है सरकार? फॉरेन पॉलिसी फेलियर है। आज जो है सो पाकिस्तान के साथ जब हमारी जो है सो मालूम जी का रुख करता हूं। ठीक है, देश हमारे साथ खड़ा था, मुझे बताइए। ठीक है, मैं पूछता हूं, मैं जफर भाई से आपके सवालों के जवाब पूछूंगा। करने से, खाली नारे देने से देश की तरक्की नहीं हो सकती है। आप मुझे बताइए, जीएसटी का पुअर फेलियर था, डिमोनेटाइजेशन करके आपने क्या हासिल किया? आपने कहा काला धन लाएंगे। देश की जनता को समझ में आ गया शायद कि क्या हुआ 15 लाख डिमोनेटाइजेशन से क्या हुआ। ठीक है, मैं मलूक नागर जी को लाता हूं डिबेट में। मैं कई सारे सवाल हो गए, जफर भाई को उतना समय भी देना पड़ेगा मुझे जवाब देने के लिए, लेकिन उससे पहले मलूक नागर जी बहुत देर से मलूक नागर कुछ कहना चाह रहे हैं और धैर्य और संयम के साथ सबको सुन भी रहे हैं। मलूक जी, क्या जमा खर्च है 11 साल? मैं एक शब्द भी किसी के, मुस्कान भाई, मैं एक शब्द भी किसी के बीच में नहीं बोला। मैं प्रार्थना करता हूं मेरे बीच में कोई ना बोले। ठीक है। जफर इस्लाम साहब माननीय सांसद हैं और कोई भी व्यक्ति टेलीविजन पे बैठ करके एक सांसद को किन गरिमा के साथ या किन शब्दों के साथ, जहां भारत के संविधान के अनुसार उनको देश का कोई भी सबसे बड़ा अधिकारी माननीय कहता है, ये लोग सदन में नए रहे नहीं। मैं विधायक भी रहा हूं, मैं जफर भाई के साथ सांसद भी रहा हूं, इसलिए वो इतना जानबूझ करके गुस्सा दिलाते हैं। ये रणनीति के तहत आते हैं कि बीच में कुछ ना कुछ बोलो जिससे इनका डिस्टर्ब हो। ये रणनीति इनकी अच्छा मुद्दे पर आई सर, सरकार की उपलब्धियों पर आई है। जनता सब अभी सांसद की बात नहीं करते, उसके तथ्यों में जाएंगे, डिबेट इधर उधर चली जाएगी। उपलब्धि बताइए 11 साल की। मुस्कान भाई रुको ना एक मिनट जरा प्लीज। देखिए इनकी रणनीति बिल्कुल फेल है, क्योंकि इस देश की जनता ने आज तक 1913 में, मुस्कान भाई ये कलकत्ता में शुरू हुआ था जो संसद प्रणाली है, और ये 20 और 21 1920 में यह दिल्ली में आई। आज तक कभी कोई नेता ऐसा नहीं हुआ है इस देश में जो किसानों के लिए चौधरी चरण सिंह जी की विचार के साथ चल के 4 बार मुख्यमंत्री बैक टू बैक बैक टू बैक बैक टू बैक बैक टू बैक और 3 बार प्रधानमंत्री बैक टू बैक बैक टू बैक बैक टू बैक और चौथी बार भी बनेंगे। केवल 3 बार जवाहरलाल नेहरू जी रहे हैं, और वो भी इसलिए क्योंकि उस समय कोई पार्टी नहीं होती थी। तो जो लोग यहाँ कुछ भी बोलेंगे, बगैर तथ्यों के बोलेंगे, सदनों में बैठे नहीं है, जैसा पढ़ के आएंगे, बगैर किसी भी प्रणाली को अडॉप्ट करे हुए बोलेंगे, ये देश की जनता देख रही है। क्या अभी भी आप लोग जो इतनी कमियां निकाल रहे हो बैठ करके, देश की जनता के सर पे इसका मतलब ठीकरा फोड़ रहे हो? देश की जनता वोट गलत दे रही है, देश की जनता सरकारें गलत चुन रही है। अरे जिस 11 साल की उपलब्धि 1913 से 2025 तक, कोई भी समय के 11 साल उठा लो, अगर किसी भी सरकार ने आधा भी काम किया हो तो रखो तथ्य सामने। कुछ का कुछ बोल रहे हैं, सही बात को कहना सीखो। वो पहले वाला देश और था जिसमें विपक्ष की भूमिका अदा करने के लिए कुछ तो बोलना ही है, खिलाफ तो बोलना ही है। ये वो देश नहीं है। ये 2025 का, ये नौजवानों का देश है। इसमें 67% जवान हैं, सब पढ़े लिखे हैं, देखते हैं। जो बगैर मतलब के बोलोगे ना तो इससे भी बुरी हालत हो जाएगी जो आज है। देश चौथे नंबर की इकोनॉमी पाया, देश के प्रधानमंत्री तत्कालीन 2004-2014 तक कहा था 2040 में आएंगे, और पहले अंदर घुस के ऐसे नहीं मारते। ठीक है मलूक जी, आपको कम समय दे पाया, थोड़ा यहाँ पर शुरुआत में ज्यादा बहस हो गई थी। जफर इस्लाम साहब के लिए बस अंतिम थोड़ा सा समय बचा है मेरे पास। अकुश श्रीवास्तव जी का बहुत अहम सवाल था, निचले स्तर का भ्रष्टाचार। जफर भाई नए प्रवक्ता है, देश की जनता, गुड गवर्नेंस और देश की जनता जी ठीक है, और उसके लिए चाहती है, और एनडीए के सरकार को ऐसी जफर जी
एक लाइन का जवाब, जफर जी, एक लाइन का जवाब। देखिए, सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन के लोगों देखिए, एक रुपये में 84 पैसा रास्ते में खो जाता था, अपने लोग इनके खा जाते थे। उनके उस वक्त के प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी कह रहे थे। आज देखिए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, ऐसे लोग पैदा हुए थे जो आज तक पैदा ही नहीं हुए, उनका राशन कार्ड में नाम होता था। आपने देखिए 3,84,000 करोड़ हमने इसलिए बचाया कि वो लोग, हमने जब देखा ये लोग तो पैदा भी नहीं हुए थे लेकिन बेनिफिट्स ले रहे थे कांग्रेस की सरकार में, वो कभी पैदा नहीं हुए थे। 3,84,000 करोड़ डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर किया, उनके जब सारे डिटेल्स मंगवाए तो। लेकिन बैठेंगे इस मुद्दे पर आगे, आज समय खत्म हुआ, कल कोशिश करेंगे इसी मुद्दे पर बैठेंगे। ठीक है, कल इसी मुद्दे पर बैठेंगे, कल कोशिश करेंगे कि इस डिबेट को यहीं से आगे बढ़ाएं। अगर कोई और जरूरी मुद्दा नहीं हुआ तो इस डिबेट को कल यहीं से आगे बढ़ाएंगे। आज समय इससे ज्यादा आगे जाने की इजाजत नहीं देता। मैं सभी पैनलिस्ट का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा आज की डिबेट में शामिल होने के लिए। आप दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद ताल ठोक के देखने के लिए। कल शाम 5 बजे फिर किसी मुद्दे पर जुड़ेंगे, पूछेंगे सवाल, ठोकेंगे ताल। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे भी के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार। जी न्यूज़।